हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर तिवारी और स्टडी फॉर जॉब्स में आपका स्वागत है। आज ये टॉपिक जो है, आज से मैं 1000 क्वेश्चन सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बायोलॉजी की। ये पार्ट 1 होगा 1000 सीरीज का, और हर एक पार्ट में 30 के आसपास 30 क्वेश्चन रहेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चन को आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि यह स्वाद में स्वादिष्ट है, आसानी से पचने योग्य, आवश्यक अमीनो अम्ल में संपन्न या बाजार से सस्ता है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्वाद में स्वादिष्ट, आसानी से पचने योग्य, आवश्यक अमीनो अम्ल से संपन्न या बाजार में सस्ता। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है वो है आवश्यक अमीनो अम्ल में संपन्न। ठीक है, अब अच्छा, ये जो प्रोटीन की बात हुई है यहाँ पे, प्रोटीन, तो प्रोटीन की जो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री होती है उसे किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम को कहा जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, और प्रोटीन की जो खोज थी वो किसने की थी? राइबोसोम। एक मिनट, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और कोशिका की खोज जो है वो की थी हमारे मूलर ने। कब की थी? 1838 में। ठीक है, तो कोशिका की खोज कब की थी? 1838। किसने? मूलर ने। ठीक है, मूलर, 1838। और जो अब ये क्या होता है कि जो प्रोटीन होते हैं, तो जो जानवरों के 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल बनते हैं ना, उसी के संश्लेषण से प्रोटीन बनते हैं। तो टोटल अमीनो अम्ल कितने पाए जाते हैं? 20 प्रकार के होते हैं जानवरों में। ठीक है, उसी के संश्लेषण से ये हमारे प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? आवश्यक अमीनो अम्ल में संपन्न। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा है, मानव स्वास्थ्य पर उच्च ऊंचाई के तापमान का परिणाम क्या है? हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया या फ्रॉस्ट बाइट्स या उपरोक्त सभी? हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, फ्रॉस्ट बाइट्स या उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसको एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ करते हैं, इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी तीनों। ठीक है, अल्पताप यानी कि हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया या फ्रॉस्ट वाइटस, ये तीनों होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए हाइपोथर्मिया क्या है। हाइपोथर्मिया ये है कि जब मतलब कि बहुत ठंडे तापमान में लोग नहीं रहते हैं, जैसे बर्फ़ में रह जाते हैं तो उन्हें मतलब ठंड लगती है, जो उस वजह से बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत लंबे समय तक ठंडे तापमान में रहना, जब बहुत लंबे समय तक ठंडे तापमान में रहोगे तब आपको बीमारी होती है हाइपोथर्मिया। ठीक है ना, इसको हिंदी में अल्पताप कहते हैं। ठीक है, वो तो अल्पताप से ही समझ आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है हाइपोथर्मिया ही सिर्फ दिया हो। तो बहुत से जब ठंडा दिमाग तापमान होता है तब इसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? हाइपोक्सिया। अब ये हाइपोक्सिया क्या है? ये मतलब ऐसा है कि जैसे हमारी बॉडी का कोई एक हिस्सा है। ठीक है, कोई एक हिस्सा है, जैसे मान लिया हमने लीवर मान लिया। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का कोई एक हिस्सा या कोई एक क्षेत्र है या कुछ भी मान लो, तो उसमें जो एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो ऑक्सीजन जाना चाहिए वो नहीं मिलता है। तब अब जब ऊंचाई पे आप जाओगे भाई, ऑक्सीजन की कमी होगी, सिंपल सी बात। और आपके अगर कोई एक हिस्से में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उससे क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की कमी बॉडी के किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि उनके पंखे मजबूत होते हैं, उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, वे पराश्रब तरंगें उत्पन्न करती हैं, या वे रात्रिचर हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो चलिए देखिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसके मतलब जो चमगादड़ है वो अंधेरे में क्यों उड़ सकती हैं? उनके पंख मजबूत होते हैं, उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, उनकी पराश्रब तरंगें उत्पादित होती हैं, या वे रात्रिचर होते हैं? तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। ठीक, अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? वे पराश्रब तरंगें उत्पादित करती हैं। अच्छा, पराश्रब तरंगें होती क्या हैं? तो जो 20,000 हर्ट्ज से
ऊपर की तरंगें जो होती हैं 20,000 हर्ट या 20 के हर्ट्ज, ठीक है ना। 20 के हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें जो होती हैं वो होती हैं परासरब, यानी कि वो तरंगें ये जब चलती हैं तो आवाज़ निकालती हैं। अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आवाज़ इनके पास वापस जाएगी, तो इन्हें पता चल जाएगा सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो इधर उधर मुड़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, सीधा चले जा रहे हैं, तो इनको समझ में आता है कि भाई सामने कोई जब कुछ है नहीं तो सीधे चले चलो। तो ये हो गया 20,000 हर्ट्ज, ये हो गई परासरब। अब इंसान लोग क्या सुन सकते हैं, वो इंसान जो हम लोग सुनते हैं वो हम लोग सुनते हैं श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें कितनी होती हैं? वो होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज हम लोग इतनी सुन सकते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं। और जो अपश्रव्य तरंगें होती हैं वो क्या होती है, वो 20 हर्ट्ज से भी कम, जो जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, ये लोग छोड़ बहुत हल्की सी आवाज़ सुन ली, जैसे रात रात में जैसे कुत्ते वगैरह भौंकते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई, नहीं गांव में कहते हैं भूत आ गया भाई, मतलब कुत्ता भौंक रहा है तो अपशकुन माना है। अरे ऐसा होता है कि वो जो बहुत ही हल्की तरंगें जो हमें नहीं सुनाई देती हैं वो कुत्ता बिल्ली लोग सुन सकते हैं। तो वो कौन सी तरंगें होंगी? वो अपश्रव्य तरंगें होंगी, बहुत ही हल्की सी जो आवाज़ होती है 20 हर्ट्ज से भी कम, तो वो सुन सकते हैं कुत्ता और बिल्ली लोग, ठीक है। मतलब कुत्ता हुआ, बिल्ली हुए, और हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज। और जो चमगादड़ होती हैं वो पराश्रव्य तरंगें। और यही जो पराश्रव्य तरंगें, इनका यूज़ किस में होता है? सोनार में यूज़ किया जाता है भाई। सोनार जो होता है ना, सोनार में, तो सोनार में किसका यूज़ किया जाता है? यही पराश्रव्य तरंगों का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं अस्थियों में, रक्त में, उपास्थि में या लसिका में। इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है पूरी, ठीक है ना। इसको 1000 क्वेश्चन पूरे बायोलॉजी के हम कवर करेंगे। अभी ये पहला पार्ट है, तो देखें, अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये नॉलेजेबल है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो खैर, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं अस्थियों में, रक्त में, उपास्थि में या लसिका में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अस्थियों में, यानी बोन्स में। अब आगे देखते हैं, अस्थियों में पाए जाते हैं। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स होते क्या, ये एक स्टार टाइप होती हैं, मतलब स्टार तरीके, स्टार जैसी होती हैं, ये स्टार जैसी बनी होती हैं, ठीक है, इस टाइप की बनी होती हैं। और अच्छा, तो ऑस्टियोसाइट किसे पाए जाते हैं? अस्थियों में, ठीक है। और अस्थियाँ, अच्छा ये आपको पता है कि नहीं, चलिए बता देता हूँ कि अस्थियाँ जो हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो कैल्शियम प्लस फास्फोरस की, जो हमारी अस्थियाँ होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। और अस्थियों के बीच में एक गुहा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं। अच्छा, उपास्थि क्या है? तो जो उपास्थि है, उपास्थि का जो प्रोटीन है वो कार्डिन का बना होता है। किसका? उपास्थि का प्रोटीन जो है, उपास्थि का जो प्रोटीन है वो बना होता है कार्डिन का, ठीक है। उपास्थि का प्रोटीन कार्डिन का बना होता है, ठीक। और जो शार्क होती है ना, शार्क मछली, उसका पूरी जो बॉडी होती है शार्क की, जो शार्क की पूरी बॉडी होती है वो पूरी बॉडी उपास्थि की ही बनी होती है। जो शार्क होती है ना, उसकी पूरी बॉडी, तो उसका जो तंत्र होता है, कंकाल तंत्र, पूरा उपास्थि का पाया जाता है। अच्छा, रक्त क्या है? रक्त जो है हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त क्या है? एक कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है ना, तरल संयोजी संयोजी ऊतक। और इसका जो पीएच होता है ना, वो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका, पीएच जो भी है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो पीएच जो होता है ये कितना, 7.4 होता है। रक्त ब्लड का जो जो पूरा ब्लड का हमारा पीएच होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट कन्फर्म हो गया पूरा कि जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो किस में? अस्थियों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न दोषों में से कौन अल्प दृष्टि के लिए है, जिसमें कोई व्यक्ति नज़दीक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर तक नहीं देख पाता? अच्छा, इसमें क्या है कि, अच्छा इसकी 4 ऑप्शन क्या है? जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या अबिंदुकता।
तो इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई दोष है, दृष्टि दोष कोई है, तो जैसे आपको अगर मतलब नज़दीक वस्तुओं को आप देख पा रहे हो लेकिन दूर का नहीं देख पा रहे हो, ठीक है ना, आप पास का तो देख ले रहे हो लेकिन दूर का नहीं देख पा रहे हो, तो इसमें ये कहा जाएगा भाई आपका निकट दृष्टि दोष है। अगर आप पास का देख ले रहे हो तब भी इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष, और आपका दूर का देख ले रहे हो, पास का नहीं देख पा रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि जब पास की वस्तुओं को देख सकता है तो उसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। और जब दूर की वस्तुओं को देख पाता है, यानी इसमें दूर, लेकिन निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन जब दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते, तब कहेंगे उसको दूर दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव पाचन तंत्र में पित्त स्रावित होता है, किस में स्रावित होता है, लीवर में, छोटी आंत में, अग्नाशय या गुर्दे में। ठीक है, किस में स्रावित होता है, लीवर, छोटी आंत, अग्नाशय या गुर्दे में। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लीवर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, लीवर। और जो पित्त एक तो लीवर से स्रावित होता है और साथ में जाता कहाँ, स्टोर होता है ये पित्ताशय में। किसमें स्टोर होता है, ये पित्ताशय में स्टोर होता है। अच्छा, जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत लिखी हुई है, इसका काम क्या है, ये जो अपना अधिकांश भाग होता है ना, जो खाना पचने का हमारा जो अधिकांश जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादातर प्रोसेस छोटी आंत में होती है जाके। ठीक है ना, छोटी आंत में होती है जाके। और अच्छा, ये जो यहाँ पे पित्त की बात हुई है, पित्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, पित्त की पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है 8.6। पित्त की पीएच वैल्यू क्या होती है, 8.6। ठीक है, अग्नाशय ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय का क्या काम है, अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर हो गया लीवर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मस्तिष्क का विचार करने का मुख्य हिस्सा, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हम सोच, मतलब विचार करते हैं कोई चीज़ को, सोचते हैं हम लोग, तो कौन सा हिस्सा है जो विचार करने का, सोचने समझने का है। तो मस्तिष्क का विचार करने का मुख्य हिस्सा कौन सा है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, दोनों या मेरुशीर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रमस्तिष्क। ठीक है ना, सेरिब्रम। ठीक है, हिंदी वो इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। मस्तिष्क का विचार करने का मुख्य हिस्सा कौन सा है, सेरिब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट पे चलते हैं। चावल में खाद्य भाग के रूप में जाना जाता है, चावल में खाद्य भाग के मतलब चावल का जो हम लोग खाते हैं दाने, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, भ्रूण, भ्रूण, बीजपत्र या एलोरोन। और भ्रूण किसको खाए, जो भ्रूण है वो, जैसे अगर क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये उसमें भ्रूण ऑप्शन होता है, भ्रूण की ये क्या है, मतलब कौन क्या भ्रूण, किस फसल में भ्रूण का यूज़ होता है, मतलब हम लोग भ्रूण खाते हैं, तो वो होता है चना। ठीक है ना, हम लोग क्या, चना खाते हैं, जिसमें भ्रूण का मतलब जो फसल अंदर होती है तो उसके भ्रूण को हम खाते हैं। चना हुआ, मटर हुआ, इनके हम लोग भ्रूण को खाते हैं। ठीक है, और चावल में खाद्य भाग के रूप में क्या जाना है, एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किस तंतु को कृत्रिम रेशम, रेशम भी कहा जाता है, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर या एक्राइलिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेयान। कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है, रेयान। मतलब रेयान मतलब कि जो प्राकृतिक से नहीं मिलता है, यही बनाया जाता है फैक्ट्रियों में, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, रेयान। नेक्स्ट चलते हैं। जिन पौधों की श्वसन जड़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है, मैंग्रोव्स, शैवाल, अमीबा या कवक। मतलब जिन पौधों की श्वसन जड़ें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मैंग्रोव्स, शैवाल, अमीबा या कवक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मैंग्रोव्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैंग्रोव्स। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैंग्रोव्स है। अच्छा, ये जो शैवाल दिया है, शैवाल के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे शैवाल है, तो शैवाल 4 टाइप के होते हैं। एक क्लोरोफाइसी, यानी कि वो कैसा, क्लोरोफाइसी जो होता है वो ग्रीन टाइप का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और फिर आ जाता है फियोफाइसी, फियोफाइसी होता है ब्राउन कलर का। ठीक है ना, जो शैवाल है फियोफाइसी कैसा होता है, ब्राउन कलर का। और रोडोफाइसी, रोडोफाइसी होता है रेड कलर का। ठीक है, और चौथा वाला जो है वो होता है नील हरित शैवाल। ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल होता है फाइटोकाइनिन, कुछ शायद फाइटोकाइनिन कुछ ऐसे ही होता है, हाँ फाइटोकाइनिन ही होता है शायद। ठीक है, तो शैवाल कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के हो गए। कौन सा,
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और नीलहरित शैवाल, ठीक है। और जो 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 सॉरी शैवाल है ये किसने जोड़ा था, जो हमारा वर्गीकरण दिया था, तो जो हमारे लिनियस थे, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी, उन्होंने शैवाल को ऐड किया था लास्ट में जाके, ठीक है ना, उन्होंने शैवाल को ऐड किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, मैंग्रोव्स हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? कनेक्टिंग लिंक कौन सी है? उभयचर, उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। ऑप्टियोस्टेरिक्स किन वर्गों के बीच की कड़ी है? जो कनेक्टिंग लिंक है किन के बीच की है? उभयचर या पक्षी के बीच की है, सरीसृप व पक्षी के बीच की है, सरीसृप व स्तनधारी के बीच की है, या पक्षी व स्तनधारी के बीच की है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि ये है सरीसृप व पक्षी के बीच की, सरीसृप और पक्षी के बीच की। अच्छा, हम लोग युगलीना की कभी कभी बात करते हैं। युगलीना, युगलीना किसके बीच की कड़ी होती है? युगलीना जो है वो पौधे और जंतु के बीच की कड़ी होती है। मतलब ये इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का, ऐसे सही से बना नहीं, मतलब ऐसे ही टाइप का कुछ होता है। एक मिनट देख लेते हैं फिर से। ऐसे कुछ करके कुछ ऐसे होता है युगलीना। तो यहाँ से एक फ्लैजेला निकला होता है ऐसे। तो ये जो फ्लैजेला है ये तो मूव करता है, ठीक है, ये तो मूव करता है, लेकिन ये बॉडी पूरी ये एक जगह स्थिर होती है। तो ये किसका दिखाती है? ये गुण होता है पौधों का। और ये मूव करना किसका होता है? ये होता है जंतुओं का, ठीक है। तो युगलीना किसके बीच की है? जंतु और पौधे के बीच की। और ऑक्टियोप्टेरिक्स किसके बीच की है? सरीसृप और पक्षी के बीच की, ठीक है। वो युगलीना वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थायमीन या कोबालामीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कोबालामीन है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? साइनो कोबालामीन या कोबालामीन, कुछ भी कह लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? ये है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी। अच्छा, थाइमीन क्या है? ये है विटामिन B1। और राइबोफ्लेविन क्या है? ये है विटामिन B2, ठीक। विटामिन सी में क्या, जो एस्कॉर्बिक एसिड, इसके स्रोत क्या हैं? इसके अरे जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, आंवला हुआ या जितनी भी टोटल खट्टी चीज़ें हैं वो सारी विटामिन सी में पाई जाएंगी, ठीक है, आंवला वगैरह। और जो थाइमीन है ये इसको क्या कहते हैं? विटामिन B1 कहते हैं। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोग ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है? लीवर, छोटी आंत, गुर्दा या फेफड़े, ठीक है ना। कि रोग जो ब्रोंकाइटिस है किससे संबंधित है? लीवर, छोटी आंत, गुर्दा या फेफड़े। तो ये ब्रोंकाइटिस ये देखने में लग रहा है कितनी हैवी बीमारी है, लेकिन ऐसा होता है जैसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा धुआं में रहते हैं, जैसे कोई कुछ फैक्ट्री नहीं होती वहाँ पे धुएं का काम होता है, धुआं में रहते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो फेफड़े की बीमारी हो जाती है। ब्रोंकाइटिस तब बीमारी हो जाती है जैसे जो स्मोक करते हैं या आसपास, जैसे किसी कंपनी में कोई पन्नी जो पॉलीथीन होती है उसको जलाने से उसको कुछ कर रहे हैं, जैसे वहाँ धुआं हो रहा है, वो धुआं अंदर जाएगा फेफड़े में, तो उससे जो हमारी बॉडी में इफेक्ट होगा, जो डिफेक्ट होगा हमारी बॉडी में, तो उससे ये ब्रोंकाइटिस रोग होगा। और वो कहाँ जाता है धुआं? भाई सांस तो फेफड़े से ही लेंगे हम लोग, फेफड़े से ही तो होगी किसको प्रॉब्लम? फेफड़ों को ही। तो ये जो रोग ब्रोंकाइटिस है ये किससे संबंधित है? फेफड़ों से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। केला का पौधा इन समूहों में से किसमें उपयुक्त बैठता है? पेड़, जड़ी बूटी, झाड़ी? अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है ही नहीं, NOT समझ लो, NOT, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, जो केला का पौधा होता है वो हमेशा जड़ी बूटी में आता है। केले का पौधा क्या होता है? जड़ी बूटी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेशम किस प्रोटीन से बना है? केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन या फाइब्रोइन, ठीक है। रेशम किस प्रोटीन से बना है? केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन या फाइब्रोइन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है फाइब्रोइन, ठीक है ना, फाइब्रोइन। और ये फाइब्रोइन होता क्या है? अच्छा, ये जो फाइब्रोइन है ये बनता है, जो छोटे छोटे कुछ कीड़े होते हैं ना, सहतूत के पेड़ में कुछ कीड़े होते हैं, तो उनके जो लार्वा से बनता है। जो बेस्ट रेशम होता है वो सहतूत के पेड़ से मिलता है, ठीक है। तो इसका हो गया, इसका फाइब्रोइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति? तो भैया दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
राइबोसोम भी पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। पाया क्या नहीं जाता? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अच्छा, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और किसकी होती है कोशिका भित्ति? वो होती है सेलुलोज की। किसकी होती है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो किससे भिन्न है? कोशिका भित्ति से दोनों भिन्न है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? प्लाज्मोलिसिस, बाह्य परासरण, अंताभिसरण या विद्युत अपघट्य। मतलब आपको करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स से लिखिए और लाइक भी करते चलिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अंतराभिसरण है। ठीक है, अंतराभिसरण ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? प्रोटीन, सेलुलोज, क्लोरोफिल या स्टार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है जो क्लोरोफिल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, प्रोटीन का कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ पे, स्टार्च और सेलुलोज का कोई मतलब नहीं हुआ, तो क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। नमक की उच्च सांद्रता वाले मिट्टी में बढ़ने के निम्नलिखित में से कौन से पौधे अनुकूलित किए जाते हैं? मतलब कि ऐसे समझ लो कौन से पौधे जिनमें भाई नमक को मतलब नमक में उगाना होता है, नमक की मतलब हाई जो सांद्रता है वहाँ पे उच्च सांद्रता रखते हैं नमक की। समुद्भिद, मरुद्भिद, लवण मृदोद्भिद या थैलोफाइटा। तो देखो इसमें तो साफ साफ भैया दिख रहा है कि लवण मृदोद्भिद। ठीक है ना, यहीं से आप इसका आंसर पता कर सकते हैं, समझ आ जाएगा। लवण मृदोद्भिद इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते। 4S किस ग्रंथि से जुड़ा है? थायराइड, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क या थाइमस। थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क या थाइमस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वो है अधिवृक्क, जो एड्रीनल ग्लैंड होती है उस ग्रंथि से जुड़ा होता है। अच्छा, 4S का मतलब क्या हुआ? 4S, एक एस ये, एक एस ये, एक एस ये, एक और एस। तो पहला एस जो होता है वो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला एस किसका होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा होता है सेक्स हार्मोन, तीसरा होता है सॉल्ट, चौथा होता है शुगर चयापचय, शुगर का चयापचय जो होता है। तो ये हो गया कौन सा? सोर्स ऑफ एनर्जी, सेक्स हार्मोन और सॉल्ट और शुगर चयापचय। नेक्स्ट पे चलते हैं। पायरिया डैश की एक बीमारी है, तो बिना ऑप्शन के ही पता चल जाएगा ये किसकी है? मसूड़ों की बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया शब्द किसके द्वारा बनाया गया? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच, क्रिस्टियन गॉरफाइड, एरनबर्ग, लुइस पास्चर या एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। तो देखो इसका आंसर तो है वो है बी इसका, यानी कि एरनबर्ग, क्रिश्चियन गॉडफ्राइड एरनबर्ग। ठीक है, अब अच्छा इनकी बात कर लेते हैं रॉबर्ट कोच की। ये क्या है? इन्होंने टीबी का टीका, जो टीबी का जो टीका होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, वायरस का, टीबी का इन्होंने टीका दिया था। ठीक है, और लुइस पास्चर क्या है? इन्होंने रेबीज का टीका दिया था और साथ में जर्म रोग सिद्धांत और दिया था इन्होंने अपना। लुइस पास्चर जो है इन्होंने एक तो रेबीज का टीका और जर्म रोग सिद्धांत और। अच्छा ये बताइए चेचक का टीका किसने दिया था? चेचक का टीका, चेचक का टीका जो दिया था वो दिया था हमारे एडवर्ड जेनर ने। और ये जो हमारे लुइस पास्चर है इन्होंने पॉस्चराइजेशन का भी सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, जो दूध का पॉस्चराइजेशन करते हैं ना उसका भी यह दिया था। तो लुइस पास्चर क्या क्या हो गए? एक तो रेबीज का टीका बनाया, एक जर्म रोग सिद्धांत दिया और एक दूध का पॉस्चराइजेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका हो गया एरनबर्ग। नेक्स्ट चलते हैं। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खुद का भोजन नहीं बना सकते तथा हरे पौधों व जानवरों से भोजन लेते हैं उन्हें कहा जाता है। ये तो सिंपल है भाई कि ये क्या है भाई, जो खुद नहीं बना सकते तो वो तो सोपोसी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो वो होते हैं परपोषी। और मृतजीवी कौन से होते हैं? जो भैया मरे हुए जानवरों से लेते हैं वो क्या, जो मृतजीवी क्या होते हैं? वो वायरस होते हैं। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? परपोषी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एड्स वायरस किससे बना है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है।
और इसमें कोई क्या पोस्टमार्टम करें, इसमें का सिंपल आंसर हो गया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए क्या होता है भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। भोजन के पाचन में मदद करने के लिए पेट में पैदा होने वाला अम्ल कौन सा है, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हो सकता है इसमें आपको बहुत लोगों को पता हो कि भाई ये तो सिंपल है, हाइड्रो HCl हो गया, लेकिन अगर ऑप्शन में दे देता है कि कंसनट्रेटेड HCl या डाइल्यूट HCl, तब कैसे आंसर करेंगे, तब उसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल सही, लेकिन साथ में डाइल्यूट HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यूज होता है। ठीक है, डाइल्यूट HCl यूज होता है तनु। कंसनट्रेटेड करेंगे तो हमारा बॉडी ही खराब, मतलब अंदर से जल जाएगा। डाइल्यूट HCl डाइल्यूट HCl हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन होने के लिए बनता है, तभी तो एसिडिटी हो जाती है ना। तब हम लोग, अच्छा एसिडिटी जब हो जाती है तब क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सिरप लेते हैं, वो किसकी होती है, वो होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो वो क्या करती है, एसिडिटी को हटाती है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटलेट्स की गिनती में रोगजनक वृद्धि के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ल्यूकोपिनिया या ल्यूकेमिया। इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स लिखिए, नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। चलो अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड और दिए हैं, ल्यूकोपिनिया और ल्यूकेमिया। ये क्या है, तो जब हमारी बॉडी में WBC जो होती हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनकी जब कमी हो जाती है तब होता है ल्यूकोपिनिया, यानी कि WBC की कमी। और जो हमारे यहाँ WBC की WBC की मात्रा बढ़ जाती है तब होता है हमारे यहाँ, हमारी बॉडी में ल्यूकेमिया। जब WBC बढ़ जाती है तब होती है ल्यूकेमिया, जब WBC की कमी हो जाती है तब होता है ल्यूकोपिनिया। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। नेक्स्ट चलते हैं। सिंगर और निकल्सन किससे संबंधित हैं, तरल मोजेक मॉडल, झिल्ली मॉडल, डेनियल मॉडल या डीएनए की दोहरी झिल्ली संरचना। तो डीएनए की ये दोहरी झिल्ली संरचना किसका है, ये तो भाई वाटसन और क्रिक का है, तो इसको ये तो हो ही नहीं सकता, वाटसन और क्रिक, है ना, क्रिक ने दिया था। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो है तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है तरल मोजेक मॉडल। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे कम है, लिम्फ, वेनस और रेडियल्स या कोशिकाओं का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है कोशिकाओं, यही सबसे पतली होती हैं, सबसे व्यास कम होता है तभी ब्लड हम चढ़ता है, या जैसे मिट्टी का तेल जो है ना, कोशिकाओं की वजह से, केशिकाओं की वजह से, सॉरी, इनकी वजह से ही मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, उसकी जो लगी होती है तो उस पर इन्हीं की वजह से, तो सबसे कम व्यास इन्हीं का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक फूल की छोटी पत्ती जैसी संरचना क्या कहलाती है, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुष्पयोनी या पुंकेसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, एक मिनट, इसका जो करेक्ट आंसर वो है बाह्यदल। छोटी पत्ती जैसी संरचना क्या कहलाती है, बाह्यदल। नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के संयोजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अमीनो एसिड। तो भाई देखो, अमीनो एसिड तो मतलब नहीं हुआ, क्योंकि और अमीनो एसिड तो बनता नहीं इससे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फैट, यानी कि वसा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वसा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये हो गया, तो ये टोटल आपके हो गए 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हो गए। तो आपको अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसको बेल आइकन भी दबा देना है, चैनल का बेल आइकन भी दबा देना आपको अगर पसंद आया हो। ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गए, पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर 30 क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, ओके बाय।